एक प्रसिद्ध चौक पर रोज की तरह एक लंगड़ा फकीर भीख मांग रहा था। एक पुलिस वाले ने आकर उसे लात मारी और रोज का भत्ता मांगा। फकीर ने बिना कुछ बोले अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दिए। उसी रात शहर में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई और पुलिस हेडक्वार्टर में आपात मीटिंग बुलाई गई। जब वही भ्रष्ट पुलिस वाला आईजी के दफ्तर में पहुंचा, तो सामने कुर्सी पर उसी लंगड़े फकीर को पुलिस की वर्दी में बैठा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह फकीर असल में एक गुप्त मिशन। मैं आईने के सामने खड़ा अपनी फटी हुई चादर को कंधे पर ठीक कर रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बीवी अंदर आई। मुझे इस हालत में देखकर उसने नाराज होकर कहा कि आप कब तक ऐसे ही भेष बदलकर बाहर जाते रहेंगे? अगर आपके या मेरे मायके के किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो कितनी बातें बनेंगी। मैंने अपने चेहरे पर काजल लगाते हुए कहा कि अगर मेरे खानदान का कोई देखेगा तो उसे मुझ पर गर्व होगा और तुम्हारे खानदान वाले बात की सच्चाई समझकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने फ्रिज से पीछे नहीं हट सकता। कई दिनों से पता चल रहा है कि एक पुलिस अफसर आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है और आज उसी को सबक सिखाना है और फिर थाने में रिपोर्ट भी करनी है। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी नाराज होकर एक तरफ बैठ गई और ताने भरे लहजे में बोली कि अगर आप इतने बड़े आईजी और बड़े पुलिस अफसर हैं तो अब तक अपने ही घर की समस्या क्यों नहीं सुलझा पाए? आप सिर्फ बातें करते हैं, कुछ कर नहीं पाते। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा उदास हो गया था। वह बिल्कुल सही कह रही थी। इतना बड़ा आईजी होने और समझदार होने के बावजूद मैं अपने ही घर की समस्याएं अब तक हल नहीं कर पाया था। बिना कुछ कहे मैं कमरे से बाहर आ गया। आज मेरी बीवी ने मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। मैं चाहता था कि उसे मना करके चौक की तरफ चला जाऊं, लेकिन आज उसकी ये बात मेरे दिल को बहुत दुखी कर गई। जिस जोश और हिम्मत के साथ मैं उस मिशन के लिए निकला था, वह जोश अब कम पड़ चुका था। मैं काफी देर तक बरामदे में खड़ा आसमान को देखता रहा और दिल ही दिल में भगवान से दुआ करता रहा कि हे मेरे ईश्वर, तू सबका मालिक है, तू करीम है, रहीम है और दिलों के हाल जानता है। मेरी जिंदगी में फैली इस परेशानी को खत्म कर दे। मैं बहुत मुश्किल और उलझन में हूँ। मेरे घर की इस समस्या को दूर कर दे और मुझे मेरी बहन वापस लौटा दे। काफी देर तक दुआ करने के बाद मैं चुपचाप घर से निकलकर सीधे चौक की तरफ चल पड़ा। 2 कदम चलते ही मेरी टांग लड़खड़ाने लगी और मैं लंगड़ाकर चलने लगा। चेहरे पर मायूसी थी। एक हाथ आगे बढ़ाकर और दूसरा टांग पर रख लिया था। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं आईजी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, जिसके नीचे कई अफसर काम करते हैं, जिसकी अच्छी तनख्वाह है, बड़ा घर है और कई नौकर हैं। उस वक्त मैं सिर्फ एक बेबस और बेसहारा इंसान था, जैसे कोई फकीर जिसका न आगे कोई था न पीछे। थोड़ी देर बाद मैं चौक पहुंचा, जहां पता चला कि कुछ पुलिस अफसर वहां बैठे गरीब दुकानदारों से पैसे वसूल करते हैं और अपनी जेब भरते हैं, जबकि वह जगह सरकारी थी और दुकानदार पहले ही अपनी जगह का पैसा सरकार को दे चुके थे। चौक के बीचों बीच मैंने एक जगह चुनी जहां से मैं सबको देख सकता था और अपनी टांग फैलाकर वहीं बैठ गया। मैंने घर से एक गंदा कपड़ा उठा लिया था और उसे अपने सामने फैलाया ताकि लोग जो भीख दें वह उसमें रख सकूं। थोड़ी ही देर बीती थी कि एक औरत मेरे पास आई और मेरे झोले में पैसे डालते हुए बोली कि आज जो काम आपको मिला है उसे समझदारी से पूरा करें। उसने कहा कि जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, उसके पीछे अक्सर कोई कहानी होती है। ये कहकर उसने मेरे झोले में 10 रुपए डाले और आगे बढ़ गई। इससे साफ था कि वह औरत मुझे पहचानती थी। मैंने ध्यान से उसे देखा, लेकिन चाहकर भी पहचान नहीं पाया। शायद वह मेरे किसी जानने वाले की थी या फिर कोई अजनबी थी जो पहले कभी मुझसे मिल चुकी थी। मैंने ये सोचकर उसका ख्याल छोड़ दिया और बाजार में मौजूद लोगों को गौर से देखने लगा। कोई मोल भाव कर रहा था, कोई पैसे कमाने की कोशिश में लगा था, कोई हंसी मजाक कर रहा था और कुछ लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। तभी कुछ ही पलों बाद पुलिस की एक गाड़ी बाजार के पीछे आकर रुकी और मेरी नजर तुरंत चौकन्नी हो गई। थोड़ी देर बाद थाने का एसएचओ गाड़ी से उतरा। उसके साथ 2 हवलदार भी थे। मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, दुकानदारों ने तुरंत अपने पैसों की थैलियां छुपानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बाहर से बंद कर लीं और कुछ मजबूरी में दुकान खोलकर बैठे रहे। हालांकि उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वे दुकान बंद करना चाहते हैं। वहां मौजूद ग्राहकों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। कुछ लोग तुरंत बाजार छोड़कर चले गए और कुछ मजबूरी में रुके रहे।
तभी एसएचओ बाजार के अंदर आया और ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला कि आज वह ज्यादा समय नहीं लेगा और उसे एक साथ पूरा भत्ता चाहिए। उसने धमकी दी कि अगर किसी ने मना किया तो उसे आज ही थाने में बंद कर दिया जाएगा और खाने तक को कुछ नहीं मिलेगा। इतना जुल्म किया जाएगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इस दर्द को याद रखेंगी। यह सब सुनकर मैंने अपने हाथ कस लिए। एक आईजी पुलिस होने के नाते मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैं चाहता था कि हमारे पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जनता की रक्षा करें, उनकी जिंदगी लूटने वाले न बने। वह पुलिस वाला वहाँ आ चुका था और पहली दुकान से पैसे लेना शुरू कर चुका था। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने उस दुकानदार से पूरे 5,000 रुपए का नोट लिया और फिर उससे और पैसे मांगने लगा। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला कि साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये पैसे भी मैंने आपके नाम पर ही निकाले हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। मुझे दुकान का माल भी भरना है और घर भी चलाना है। यह छोटी सी दुकान ही मेरे पूरे घर का सहारा है। आप मेरी एक हफ्ते की कमाई ले जा रहे हैं। तभी उस पुलिस वाले ने अचानक उसका गिरेबान पकड़ लिया और जोर से झकझोरते हुए बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आवाज उठाओ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये तुम्हारी महीने की कमाई है या हफ्ते की। जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो और मेरी हथेली पर ऐसा ही एक और नोट रखो, नहीं तो अभी तुम्हारी पूरी दुकान तोड़ दी जाएगी और बंद करवा दी जाएगी और तुम दोबारा यहाँ खड़े भी नहीं हो पाओगे। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं खड़ा होकर उस एसएचओ को नौकरी से निकाल दूं, लेकिन उस समय मैं मजबूर था। दुकानदार रोते हुए एक और 5,000 का नोट उसके हाथ में रख देता है और सिर झुकाकर कहता है कि साहब, मैं रोज रोज इतने पैसे नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? ये पैसे भी मैंने अपनी जमा पूंजी से दिए हैं। तभी उस पुलिस वाले ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया और पीछे धकेलते हुए बोला कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ काम करना है तो अपनी औकात में रहो, वरना तुम जैसे लोगों का इंतजाम करना मुझे अच्छी तरह आता है। यह कहकर वह दूसरी दुकान की तरफ बढ़ गया। वहाँ दूसरे दुकानदार ने उसकी हथेली पर 1,000 के 3 नोट रख दिए और उसके पैर पकड़कर बोला कि साहब, मेरी हालत बहुत खराब है, धंधा मंदा चल रहा है। अभी अभी दिवाली गुजरी है, लोग मिठाइयाँ कम खरीद रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे बर्बाद मत कीजिए। लेकिन उस पुलिस वाले ने अपने पैर से जोर से उसके कंधे पर मारते हुए कहा कि बकवास बंद करो, मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना अभी तुम्हारा ठीक से बंदोबस्त कर दूंगा। पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुकान के पास भी नहीं आने दूंगा। दुकानदार रोते हुए बोला कि मैंने जितने पैसे थे दे दिए हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। यह दुकान भी किराए की है और सामान भी उधार का है। अगर आप रोज मुझसे पैसे लेने आएंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? आप हमारे रक्षक हैं, फिर आप हमारी जिंदगी लूटने वाले क्यों बन रहे हैं? वो आदमी इतना ही कह पाया था कि तभी उस पुलिस वाले ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और बेरहमी से उसके कंधे पर 3 बार मारी। मासूम आदमी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, लेकिन वह जालिम बिना दया किए उसके सीने पर पैर रखकर बोला, पैसे दो, वरना तुम्हारा सामान उठा ले जाऊंगा। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, सामान बेचकर भी पैसे ही मिलेंगे। पैसे दोगे या हवलदार को हुक्म दूं? बड़ी मुश्किल से वह आदमी खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए दुकान के अंदर गया। वहाँ से थोड़े और पैसे निकालकर सामने रख दिए और बोला कि वह बहुत मजबूर है, इतनी कमाई नहीं है कि ज्यादा दे सके, यही आखिरी 1,000 रुपए हैं। इसके बाद पुलिस वाले ने अपने साथ आए हवलदार को इशारा किया और दुकान का काफी सामान उठवा लिया जिसे वह बेचने वाला था। आदमी रोते हुए गिड़गिड़ाया कि ऐसा न करें, यह सारा सामान किराए का है, वो इसे वापस कैसे करेगा? तभी वह आदमी बोला, ठहरिए, मैं और पैसे देता हूँ, और अपनी दूसरी जेब से 3,000 रुपए निकालकर सामने रख दिए। पैसे देखकर पुलिस वाला जोर से हंसा और बोला कि तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही सलूक होगा तभी असली माल निकलता है, जो ज्यादा अकड़ दिखाएगा उसका हाल इससे भी बुरा होगा। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने डर के मारे आंखें झुका लीं और दिल में दुआ की कि वह मुझे पहचान न पाए। मैं कुछ समझ पाता या बोलता उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर जोरदार लात मारी और मैं पीछे गिर पड़ा। हमला अचानक हुआ था, इसलिए मैं संभल नहीं पाया। मैंने सिर उठाकर देखा तो वह मेरे सामने खड़ा होकर बोला, मानता हूँ तुम फकीर हो, यहाँ बैठकर भीख मांगते हो, लेकिन मैं पुलिस अफसर हूँ, मुझे तुम्हारे लाचार हाल पर दया नहीं आएगी। अगर मैं तरस खाने लगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? पैसे निकालो।
तभी यहाँ बैठने की इजाजत मिलेगी। उसकी बात सुनते ही मैंने गहरी सांस ली और उसे देखते हुए कहा कि साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज बहुत धीमी और कमजोर कर ली थी ताकि कोई मुझे सच में फकीर समझ ले। तभी वह अचानक जमीन पर बैठ गया और मेरे बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला कि तुम फकीर नहीं लगते, तुम्हारे बाजू और शरीर मजबूत हैं, लगता है तुम नए नए भीख मांगने बैठे हो। उसकी बात सुनकर मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। अचानक उसने जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बाल खींचते हुए बोला कि भीख मांगने से अच्छा था कहीं काम कर लेते, लेकिन तुम जैसे लोग मुफ्त का खाने के लिए बैठे रहते हो। फिर उसने कहा कि उसे उसका भत्ता चाहिए, वरना मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह एक लंगड़े फकीर तक को नहीं छोड़ रहा था। मैं असल में एक आईजी पुलिस अफसर था और सोचने लगा कि अगर मेरी जगह सच में कोई बेबस फकीर होता तो उसके साथ क्या होता। गुस्सा होने के बावजूद मैंने खुद को संभाला और जेब से कुछ 100 के नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिए। वह शैतानी मुस्कान के साथ बोला कि तुम फैले हुए फकीर हो जो 100 के नोट देते हो। पहले लोग 10 के नोट या सिक्के देते थे, लेकिन मैं उन्हें भी नहीं छोड़ता, क्योंकि इंसान को अपना हक लेना चाहिए। फिर उसने कहा कि अब तुम यहीं बैठकर भीख मांग सकते हो और अगर जगह की कोई दिक्कत हो तो उससे संपर्क करना, वह सब ठीक कर देगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और एक और दुकानदार से पैसे वसूलने लगा। दिन के उजाले में ये सब देखकर मैं हैरान रह गया कि हमारे ही रक्षक अगर जनता को लूटेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे थाने के लोग इस हद तक गिर चुके हैं। थोड़ी देर में वे कई दुकानों से पैसे लेकर हंसते हुए चले गए। उनके जाने के बाद 2 लोग मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि कहीं मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और अगर लगी हो तो वे मुझे डॉक्टर के पास ले चलें, और ये भी पूछा कि वह आदमी मुझसे कितने पैसे ले गया। मैंने और भी धीमे और कमजोर लहजे में उनसे कहा कि एक बेबस और बेसहारा इंसान तो जैसे दुख सहने के लिए ही बना होता है। अब इन लात घूसों की आदत हो चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, पैसों का नुकसान जरूर हुआ है, पूरे 300 रुपए ले गया। ये सुनकर वे दोनों आदमी आधे आधे पैसे बढ़ाते हुए बोले कि तुम अपने सामने बड़े नोट मत रखा करो, तुम गरीब हो और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हो। तुम्हारी टांग में भी थोड़ी दिक्कत है और दिमाग से भी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ये सब उसका रोज का काम है। मैंने बाहर से आए व्यक्ति की तरह कहा कि मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ के लोग इतनी तकलीफ झेलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या वह आदमी रोज आता है? इस पर दूसरा आदमी सिर हिलाकर बोला कि वह 3 दिन में एक बार आता है और हमारा खून चूस कर चला जाता है। मैंने फिर पूछा कि बाकी दिनों में वह कहाँ रहता है, क्या थाने में वक्त गुजारता है? मेरी बात सुनकर वह आदमी, जिसने पहले पैसे बढ़ाए थे, सिर हिलाकर बोला कि इस चौक के अलावा 2 और चौक हैं। वह एक ही दिन में तीनों चौकों का चक्कर लगाता है और हर किसी की जिंदगी मुश्किल कर देता है। कई दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर कहीं और चले गए हैं। उनका कहना है कि हम मेहनत से कमाते हैं, क्यों किसी ऐसे आदमी को दे जो न हमारे काम का है और न ही हमारी मदद करता है। कुछ लोग कहने लगे कि अब हमें ये इलाका ही छोड़ देना चाहिए, हम बहुत मजबूर हो गए हैं, लेकिन क्या करें, जिंदगी तो चलानी है, इसलिए इस आदमी को सहन कर रहे हैं। यह सब सुनकर मैं चुप हो गया, मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मुझे लगा कि अगर लोग अपनी ही पुलिस से इतने निराश हैं, तो हम जैसे पुलिस अफसर किसी काम के नहीं हैं। समय धीरे धीरे बीतता रहा। मैं मंदिर में 1 घंटे तक बैठा रहा। दुकानदार बहुत परेशान थे, कुछ दुकान छोड़ने की बातें कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हमें सरकार से और इस एसएचओ के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके, जबकि कुछ लोग डर रहे थे कि अगर शिकायत की तो बेवजह और मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने से मामला हल तो हो सकता है, लेकिन यह आदमी हमें चैन से जीने नहीं देगा। वह हमें मानसिक रूप से इतना परेशान करेगा कि हम खुद ही उसे पैसे देने को मजबूर हो जाएंगे। पुलिस, वकील और डॉक्टर जैसे लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बेहतर यही है कि चुपचाप मेहनत की कमाई से ऐसे लोगों को भी पैसे देते रहें, वरना यहाँ कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज के समय में ऐसा भी होता है, यह सोचकर मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ होने लगी। एसएचओ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह रक्षक है, लुटेरा नहीं। 1 घंटे बाद मैं उठा और चुपचाप वहाँ से अपने घर की ओर लौट गया। मेरा इरादा था कि कपड़े बदलकर थाने में रिपोर्ट करूं और देखूं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, पहले जैसी ही है या कुछ सुधार आया है।
सफर तय करके मैं घर पहुंचा। मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी देखकर वह हैरान हो गई और बोली कि क्या हुआ, आपका काम इतनी जल्दी पूरा हो गया। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और चारपाई पर बैठते हुए बोला कि आज का दौर इतना जालिम हो गया है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। हमारी अपनी पुलिस ऐसी हरकतें कर रही है और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये सुनकर मेरी पत्नी मेरे पास आकर बैठ गई, मेरा हाथ पकड़कर बोली कि ऐसा क्या हुआ है, आप इतनी निराश क्यों लग रहे हैं, जबकि आप हमेशा पुलिस की तारीफ करते थे। मैंने कहा कि आज पहली बार अपने ही विभाग के कुछ लोगों ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। हमारे इलाके का SHO बाजारों से भत्ता ले रहा है। हालत ये है कि लोग उसके सामने रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह मारपीट और हत्या तक से नहीं डरता, यहाँ तक कि पुलिस से मदद मांगने वालों को भी नहीं छोड़ता। मैं हैरान हूँ कि मासूम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और मुझे अब तक इसका पता क्यों नहीं चला। इससे पहले कि मैं और कुछ कहता, मेरी पत्नी खड़ी होकर बोली कि जब आपके ही घर से आपकी बहन को उठा लिया गया था तब आप कुछ नहीं कर पाए, तो बाजारों में हो रही गुंडागर्दी आपको कैसे पता चलेगी। यह बात उसने सीधे दिल पर मारी और किचन में चली गई, जबकि मैं अंदर से बिल्कुल सुन्न हो गया, जैसे शरीर में खून ही न बचा हो। मैं बहुत लापरवाह था और उसकी बात सही थी। जब मुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरी बहन कब गायब हुई, तो फिर मुझे ये कैसे मालूम होता कि वह बाजार में थी। उस समय मैंने अपना सारा दर्द अपने मन के अंदर ही दबा लिया था। मेरी बीवी के लिए मुझ पर तरस खाना आसान था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि इस सब का मेरी मानसिक हालत पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। मैं कमरे में गया, कपड़े बदले, साबुन से चेहरा धोया और फिर बाहर चला गया। मेरी बीवी दोपहर का खाना परोसने ही वाली थी, लेकिन आज उस खाने से मेरा मन भर चुका था। मैं बिना कुछ कहे जाने लगा तो वह पीछे से मुझे देखते हुए बोली कि मैंने आपकी बहन की पसंद का खाना बनाया है, थोड़ा खा लीजिए। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन खाने से नाराज होना ठीक नहीं होता। जिंदगी को नकारा नहीं जा सकता, फैसला आपका है। उसकी ये बात सुनकर मैं वहीं रुक गया, क्योंकि वह बिल्कुल सही कह रही थी। जब भी मेरी बहन नाराज होती थी, वह हमेशा खाना छोड़ देती थी और कुछ भी खाने को तैयार नहीं होती थी, और मैं उसे इसी तरह बातों में उलझाकर मना लिया करता था। मैं चुपचाप थाली पर वापस बैठ गया। जैसे ही मेरी नजर सालन पर पड़ी, मेरी आंखों में प्यार और आंसू आ गए। वह हमारी बहन नहीं थी, बल्कि मेरे घर की रोशनी थी। मेरी बीवी उससे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। हमारी कोई संतान नहीं थी, लेकिन मेरी बीवी कहती थी कि मेरी औलाद मेरी ननद है। वह हमारे लिए बहुत प्यारी थी। यही वजह थी कि उसका इस घर से जाना मेरी बीवी को बहुत दुख देता था। कहने का मतलब वह 5 से 6 साल की नहीं, पूरे 18 साल की थी। लेकिन जब कोई इंसान किसी को अपनी औलाद कह देता है तो उम्र का फर्क मायने नहीं रखता। मैंने बहुत मुश्किल से अपने हल्के हाथ से खाना उठाया। मेरी आंखें लाल हो गई थीं। खाना खाना मेरे लिए बहुत कठिन था। अगर मेरी बीवी मुझे याद नहीं दिलाती कि ये तुम्हारी बहन का पसंदीदा खाना है, तो मैं शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन उसका याद दिलाना मुझे और भी दुखी कर गया। मैं पहले ही अपनी हरकत की वजह से परेशान था, और अब ये सब देखकर मेरा दिल और भी भारी हो गया। मैंने मुश्किल से खाना हल्के हल्के खाया और बिना कुछ कहे बाहर आ गया। गाड़ी स्टार्ट की और सीधे थाने की तरफ बढ़ा। ये दौरा अचानक था। मैं ऑफिस जाने का ही इरादा रखता था, लेकिन आज जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे रोक लिया। दरवाजे से ही चक्कर लगा दिया और तय किया कि थाने जाकर देखता हूँ। जैसे ही मेरी गाड़ी थाने के पास आई, वहाँ भगदड़ मच गई। IG साहब आए थे, कोई मामूली आदमी नहीं। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा, लोग मुझे सलूट करने लगे। मैंने सिर हल्का करके उनका जवाब दिया। अंदर गया तो देखा कि SP बाहर हैं, थाने में मौजूद नहीं। जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने सलूट किया और अपने कमरे में बुला लिया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। पुरानी हवलदार मेरे पास आई और चाय पानी पूछने लगी, लेकिन मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। वह चली गई और SP मेरे सामने एक फाइल रखते हुए बोले, सर, मैं आपसे बात करने ही वाला था, आप यहाँ कैसे आए? अचानक उसकी बातें सुनकर मेरे माथे पर हल्की सी शिकन आ गई और मैं सवालिया अंदाज में बोला, क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? मैं देखना चाहता था कि आप लोगों का कामकाज कैसे चल रहा है। मेरी बात सुनकर उसने फौरन से कहा, सर, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ एक बड़ी वारदात होने वाली है। हमने वहाँ संपर्क करने की कोशिश की,
लेकिन कुछ पता नहीं चला। एसएचओ भी इसी सिलसिले में आपकी ऑफिस गए थे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि आप थाने में आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सख्त हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझे फोन पर बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी? क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी। वहाँ बड़ी आबादी रहती है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल और मंदिर हैं और बाजार भी है। उन्होंने बताया कि यही जगह आतंकवादियों ने बम फिट करने की साजिश बनाई है। हम हैरान थे कि ये खबर हमारे थाने तक कैसे पहुंच गई, लेकिन वहाँ के एसएचओ को क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि इलाके की स्थिति बहुत खराब है और मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। मैंने थोड़े सख्त लहजे में पूछा, आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ हल्ला होने वाला है और ये आतंकवादी करेंगे? वह कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला कि हमारे थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा बॉक्स बनाया गया है, जिसमें लोग अपनी शिकायतें डाल सकते हैं। लोग डर के कारण शिकायत नहीं करते क्योंकि उनका नाम बदनाम हो सकता है। यह बॉक्स उनकी रिपोर्टों को इकट्ठा करने और कार्रवाई योग्य मामलों के लिए है। उन्होंने कहा कि कल रात ही बॉक्स की रिपोर्ट चेक की गई थी और उसमें सबसे हैरतंगेज रिपोर्ट एक ऐसी थी जिसे देखकर मैं तुरंत बोला, वह पर्चा मुझे दिखाए। उन्होंने फाइल खोली और पर्चा मेरे सामने रख दिया। हैंडराइटिंग से पता चल रहा था कि ये लिखने वाला बहुत समझदार, शरीफ और पढ़ा लिखा इंसान है। नमस्ते एसएचओ साहब, मैं अपना नाम दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है। अगर आप लोग भी उस घटना में शामिल हुए तो मैं बेवजह मुश्किल में पड़ सकता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बेनाम होकर ही सूचना देना चाहता हूँ। यह मामला सेक्टर 5 रोड के छोटे बाजार का है, जहाँ स्कूल, मंदिर और अस्पताल भी हैं। वहाँ आतंकवादियों ने बम फिट किए हैं। मुझे ये खबर इसलिए मिली क्योंकि कुछ दिनों से मेरे भाई के मकान में रहने वाले किराएदार अजीब हरकतें कर रहे थे। मेरे भाई ने उनसे बात करना शुरू किया तो पता चला कि वे आम लोग नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। उन्होंने उस जगह को टारगेट किया है जहाँ रोजाना कई लोग मौजूद रहते हैं, स्कूल, वृद्धाश्रम, अस्पताल और बाजार। बेहतर होगा कि आप लोग आईजी, पुलिस और वहाँ के एसएचओ साहब को यह रिपोर्ट दें। हम वहाँ के थाने में शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का थानेदार ठीक नहीं है और हमें डर है। हम लोग परेशान हैं और अपना घर छोड़ चुके हैं। मेरा भाई अभी मेरे घर में रह रहा है। आपसे विनती है कि वहाँ के मासूम लोगों की मदद की जाए। हमने अभी तक उस आतंकवादी का नाम भी नहीं सुना। कृपया इस रिपोर्ट को गंभीरता से लें और मजाक समझकर नजरअंदाज न करें। यह एक आम नागरिक की सूचना है। आगे तारीख भी दी गई थी। मैंने सर उठाकर एसपी को देखा तो उन्होंने तुरंत कहा कि मामला बहुत गंभीर है, कोई भी इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता। हमें भी कई दिनों से शक था कि शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। अंदरूनी खबरें भी मिल रही थीं कि कोई बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी यह पता नहीं कि बम कहाँ फिट किए गए हैं। हमें खुद सोचना पड़ेगा। इतनी जानकारी हमारे पास नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं खामोश रह गया। क्या उस थानेदार को इस बार भी कोई रोकने का काम करना है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मेरे दिल और दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था। एसपी इसी सोच में मुझे लेकर आगे बढ़ रहा था और फिर उसने तुरंत बम डिफ्यूज करने वाले अफसर को फोन किया। उसने कहा कि पूरी टीम को बुलाओ, लेकिन सभी लोग आम नागरिकों जैसे कपड़ों में आए, क्योंकि अगर सरकारी वर्दी पहनी तो हम पकड़े जा सकते हैं। उसने अपनी टीम को भी कपड़े बदलने को कहा और खुद भी आम आदमी बन गया ताकि किसी को पता न चले कि हम कौन हैं। उसने सिर हिलाकर बात मानी और तुरंत अपने थाने के एसएचओ से संपर्क करने लगा। मेरा मन हुआ कि मैं भी एसएचओ को पूरी जानकारी दूं ताकि मिलकर ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके, लेकिन दिल में एक डर सा था कि जो इंसान बिना डर के आम लोगों में घुल मिल सकता है और गरीब फकीर को मार सकता है, उसके दिल में कोई दया नहीं होगी। मुझे तब नहीं पता था कि वही इंसान आगे चलकर मेरे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा होता है। थोड़ी ही देर में हम उन गलियों में फैल गए जहां मुझे शक था कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। सबसे पहले मैंने अस्पताल के हर कोने की अच्छी तरह जांच करवाई। जब हम पीछे की तरफ पहुंचे, जहां बम होने की उम्मीद नहीं थी, वहीं वह बम मिला जो स्कूल और अस्पताल दोनों को तबाह कर सकता था। बम डिफ्यूज करने वाली टीम ने तुरंत काम शुरू किया और कुछ ही देर में बम को निष्क्रिय कर दिया। उस पर टाइमर लगा हुआ था जो अगले दिन दोपहर 11 बजे फट सकता था। ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि दुनिया में ऐसे भी निर्दयी लोग हैं जो मासूम मरीजों,
वहां आए लोगों और स्कूल के बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद मैं सीधे मंदिर की ओर गया, जहां पास में एक मठ भी था, और वहां भी हर तरफ जांच करवाई, लेकिन अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि कहीं और कोई बम छुपा हुआ है या नहीं। जब अचानक मेरे साथ मौजूद एसएचओ ने मुझे बताया कि हमें अब मठ और मंदिर के अंदर भी देखना चाहिए, तो मुझे समझ आया कि ये लोग बहुत शातिर हैं और स्कूल को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने बम अस्पताल के पिछले हिस्से के पास रखा था ताकि फटते ही अस्पताल और स्कूल दोनों प्रभावित हों। मुझे अब लगता है कि उन्होंने बम या तो मठ के अंदर लगाया होगा या मंदिर में, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर हैं। मैं तुरंत वहां के पंडित जी से मिला और हमें अनुमति मिल गई। पूरी टीम मठ और मंदिर में फैल गई। पंडित जी के चेहरे पर चिंता थी, जो कि एक शरीफ इंसान के लिए स्वाभाविक था। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया, लेकिन उनका चेहरा फिर भी शांत नहीं था। कुछ ही देर बाद मंदिर के पिछले हिस्से में थोड़ी खाली जमीन पर एक बम मिला, जिसे तुरंत निष्क्रिय कर दिया गया। वो बम 11 बजे फटना था। मुझे सुकून की सांस मिली और उस व्यक्ति को नमस्ते किया जिसने अपनी जान पर खेलकर हमें समय पर खबर दी। फिर हमारा तीसरा लक्ष्य मीना बाजार की तरफ का छोटा क्षेत्र, जो घरों से जुड़ा था, वहां भी हमने जांच की और शुक्र है कि हमें बम मिल गया और डिफ्यूज कर दिया गया। मैं वहीं पर खड़े होकर भगवान का शुक्र अदा किया। मेरे साथ कई मजबूत अफसर भी थे। हमने केवल एक नहीं, बल्कि कई मासूमों की जानें बचाई। यह ऑपरेशन बहुत सीक्रेट तरीके से किया गया ताकि किसी को पता न चले कि बम डिफ्यूज हो गया है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वे रात में फिर से कार्रवाई न करें। फिलहाल मैंने अपने कुछ अफसरों को पूरी रात के लिए उन जगहों पर तैनात कर दिया था ताकि कोई भी शकी व्यक्ति पास आता दिखाई दे और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। अब मैं अपने करीबी थाने के एसएचओ को अपनी ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए बुला लिया। मैं उसे सख्ती से उसकी औकात याद दिलाना चाहता था, बिना यह जाने कि आज मेरे ऊपर कितना बड़ा तूफान आने वाला है। वक्त की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी और कभी नहीं आएगी। रात 8 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। थाने के सभी एसएचओ और हवलदार पहले ही आ चुके थे। बस एसएचओ सत्यजीत दिवाकर का इंतजार था, जो स्थानीय पुलिस थानों में से था। समय तेजी से गुजर रहा था और 10 बजे के बाद वह अपने बैंड के साथ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन मुझे देखकर उसका रंग उड़ गया। जिस इंसान को आज उसने लात मारी थी, वह अब उसके सामने आम पुलिस अफसर की तरह खड़ा था। वह हाथ जोड़कर बोला, सर, मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगे। मैंने आप पर हाथ उठाया था और बदतमीजी की थी, लेकिन मैं मजबूर था। मैं थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत पूछा, ये गरीब लाचार फकीर पर तुम हाथ क्यों उठाते हो? लात क्यों मारते हो? मजबूरी किस बात की थी? पैसे छीनने की या पेट भरने की? उसका लहजा साफ था, लेकिन उसने नकारते हुए कहा, सर, आपको देखकर ही मैं पहचान गया कि आप आईजी अफसर हैं। क्या मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा? दरअसल उसे बाजार में पता चला था कि कुछ दिनों से वहां आतंकवादी मौजूद हैं जो लोगों पर नजर रख रहे थे। यह जानकारी उसे मीना बाजार में मिल गई थी। इसलिए मैं मीना बाजार में घूमता रहता था और लोगों से बातचीत करता था, ताकि उनकी नजरों में मेरा गलत सा इम्प्रेशन बने और वे मुझसे दूरी रखें, और इसी तरह हम उन्हें पकड़ सकें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपने जो वारदात दोपहर तक खत्म करवाई थी, उसमें सिर्फ आप लोगों का ही हाथ नहीं था, बल्कि उस बॉक्स तक खबर मैंने ही पहुंचाई थी। मुझे यह भी पता चल चुका था कि आपकी बहन इस समय कहाँ है। उसकी बात सुनते ही मैं बेचैनी में अपनी जगह से खड़ा हो गया और पूछा कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा कि आपकी बहन के बारे में आपकी पत्नी ने मुझे रिपोर्ट दी थी और मैं चुपचाप इस केस की जांच कर रहा था। पूरी जांच के बाद पता चला कि आपकी बहन किसी खतरे में नहीं है, बल्कि वह जयपुर के एक इलाके में है, जहां उसने शादी कर ली है और अब वह एक बेटे की मां है और अपनी जिंदगी में खुश है। वह आपसे संपर्क करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि शायद आप नाराज हो जाए। जहां तक आतंकवादियों की बात है, उनसे मेरा अच्छा ताल्लुक बन गया था और वे मुझ पर भरोसा करते थे, इसलिए बिना मुझे बीच में लाए आप लोगों को उन्हें गिरफ्तार करना था। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी और उसी रात उनके अड्डे पर छापा मारा गया, जिसमें 8 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। हमने उस इंस्पेक्टर को सामने नहीं आने दिया, क्योंकि उसके जरिए हम आगे और बड़े आतंकियों तक पहुंच सकते थे। 2 दिन बाद जब सारे मामले सुलझ गए, तो मैंने अपनी बहन से संपर्क किया और उसे भरोसा दिलाया कि उसका भाई उससे नाराज नहीं है, बल्कि उसे बहुत याद करता है।
सच ये था कि वह घर से गायब नहीं हुई थी और न ही उसका अपहरण हुआ था, बल्कि वह अपनी मर्जी से गई थी और कोई नोट छोड़कर नहीं गई थी, जिसकी वजह से मैं और मेरी पत्नी गलतफहमी में पड़ गए थे। मैं अंदर ही अंदर अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निजी मामला होने के कारण इसे सामने नहीं ला सका, जबकि मेरी पत्नी ने पेशेवर तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके कारण ये सब संभव हो पाया। इंस्पेक्टर ने तुरंत जांच कर मेरी बहन को ढूंढ लिया था। 2 महीने बाद मेरी बहन अपने पति और बेटे के साथ मेरे घर मिलने आई। मेरी बीवी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसके बच्चे को प्यार से गले लगाया। उसका पति भी बहुत अच्छा इंसान था। दोनों ने मुझसे माफी मांगी कि वे गलत तरीके से मेरी जिंदगी से दूर रहे। उसका पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए मैंने बिना किसी ऐतराज के 1 महीने बाद मेरी बहन को घर से विदा किया। मैंने उसकी जरूरत की रकम दे दी थी। मेरी बीवी ने भी उसके और उसके बेटे के लिए बहुत कुछ खरीदा। मेरी जिंदगी में ऐसे कई अनुभव आए हैं, लेकिन ये बात मुझे बहुत हैरान करती है कि जो इंसान सामने अच्छा लगता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। उसके पीछे भी सच्चाई होती है। जैसे हम किसी को नजरों से दूर रखते हैं, वैसे ही अगर हम असल सच्चाई को जानने की कोशिश करें तो कई लोग जो दुनिया के सामने बुरे लगते हैं, अंदर एक हीरो की तरह होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।